नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कामाक्षा मिश्रा, SCERT उत्तराखंड से हूँ और आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आदरणीय JP डोभाल सर। आप अध्यापक हैं और राजकीय इंटर कॉलेज उप्पू, टिहरी गरेवाल में कार्यरत हैं। आज विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में हैं नवम फाउंडेशन से श्री श्रवण जी। आपने छात्रों और शिक्षकों के साथ डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसके अनुप्रयोग किस प्रकार किए जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो श्रवण जी, आज मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि सर, ये डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? थैंक यू मैडम। तो हम इसको एक छोटा-सा कहानी के द्वारा सीखते हैं। अगर आप अभी प्रेज़ेंटेशन देखेंगे, पहला स्लाइड जो है मैडम इस प्रेज़ेंटेशन में अगर आप ये पहला स्लाइड देखेंगे, तो डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब सब लोग समझते हैं कि ये किसी इंजीनियर्स करना है या किसी साइंटिस्ट के लिए है, ये किसी एमएनसीज़ के लिए है। लेकिन जनरली हम इसको 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड करते हैं कि एक डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच प्रोसेस फॉर ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस। लेकिन उससे ज़्यादा स्कूल बच्चों के लिए और हम सब लोगों के लिए, एजुकेटर्स के लिए डिज़ाइन थिंकिंग इस एक कहानी के द्वारा हम सीखते हैं। जैसे आप सब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक छोटा-सा पंछी है, बर्ड। तो इस जो बर्ड है, इसका एग्स ये साँप खा रहे हैं। फिर अभी मुझे एक सवाल आया है। मैंने इस बर्ड से पूछा कि आपका एक्स जो साँप खा रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उनके पास ऑप्शंस है कि वो एक बड़ा-सा इंस्पायर प्रोग्राम में, नहीं तो एक बड़ा-सा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करके, विन करके, सर्टिफ़िकेट लेके आके उसको सॉल्व करना है, या उसके पास जो भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस है, वो यूज़ करके सॉल्व करना है, राइट? तो ये जो सिर्फ हम बच्चे या टीचर्स, एजुकेटर्स जो है, हम इसको एक प्रोग्राम में डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन के द्वारा, एक प्रोग्राम के द्वारा हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस डिज़ाइन थिंकिंग जो है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है। इसलिए ये कहा जाता है कि डिज़ाइन थिंकिंग एक जीने का ढंग है, मतलब जीवन शैली है, राइट? तो बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कॉन्शियसली यूज़ करते हैं कि शब्दावली यूज़ करते हैं, अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको बिना ये शब्द, बिना ये अप्रोच पता ही नहीं रहता है, फिर भी यूज़ करके अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरा हिसाब से ये डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब जीवन का एक शैली है, राइट? और ये प्रोग्राम के द्वारा सीखने का ये क्यों आ गया ऐसा? तो एक छोटा-सा चीज़ बताता हूँ मैं। हम सब बचपन में बहुत खुशी रहते थे। अगर कोई हमें रुलाना है, तो जानबूझकर रुलाते थे। लेकिन आजकल का सिचुएशन देखिए, हम सब आजकल बहुत दुःख रहते हैं, राइट? अगर कोई हँसाना है, तो कुछ कॉमेडी बताना है या कॉमेडी शोज़ देखना है। मतलब जो बचपन में हमारे बर्थ राइट है हैप्पीनेस, वो लूज़ हो गया है। फिर उसको अभी हम पार्क्स में देखते हैं, अब कभी-कभी पैसे दे के सीख रहा है कैसे हँसना है, राइट? तो सिचुएशन देखिए, जो पैदा होते ही हमारे साथ आया है, राइट, बर्थ राइट हैप्पीनेस, वो अभी पैसा दे के सीख रहा है। ये भी ऐसे ही हो गया है कि हम जो अभी नॉर्मल एबिलिटी है, डिज़ाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एबिलिटी, वो अभी भूल गए हैं, इसलिए अभी इसको एक प्रोग्राम के द्वारा सीख रहा है, राइट? तो ये हमारा नेचुरल एबिलिटी है। सब लोग अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को नेचुरली आइडेंटिफ़ाई करके सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, तो वही एक रेगुलर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू। बहुत सुंदर सर। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर सेंटर्ड रहता है। तो क्या सर हम इसको अपने जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यस सर। सो सर डिज़ाइन थिंकिंग का ब्यूटी ये है सर, अगर आप प्रेज़ेंटेशन स्लाइड में देखेंगे, तो डिज़ाइन थिंकिंग का ब्यूटी ये है, अगर आप एक साइंस फ़ॉर्मूला लिया है, तो 6th क्लास का फ़ॉर्मूला लिया है, तो ये 6th क्लास के लिए रहेगा। जी 7th सर। क्लास का लिया तो ये 7th क्लास के लिए रहेगा। जी। लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग में ब्यूटी ये है कि इसमें
किसी एक क्लास के लिए नहीं है या एक फील्ड के लिए नहीं है। जैसा अगर मैं बताऊँगा कि मैंने मुंबई में इस प्रोग्राम को 200 मदर्स के साथ किया है और नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर्स है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हर जगह इसको यूज़ करते हैं सर। और इसको यूज़ करने के लिए एक प्रोसेस है सर, जो वर्ल्ड फेमस प्रोसेस है। अ, इस प्रोसेस को हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि इनोवेशन करो, इनोवेशन करो, इनोवेशन करो। ये इनोवेशन एक डेस्टिनेशन है सर। जी हर सर। फील्ड में इनोवेशन एक डेस्टिनेशन है। जी। इस डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए एक अच्छा रास्ता है ये डिज़ाइन थिंकिंग। हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जुगाड्स, राइट? और जुगाड़ करने के लिए भी ये डिज़ाइन थिंकिंग बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो इसमें अभी प्रोसेस स्टेप्स क्या-क्या है वो बताऊँगा, फिर बाद में हम इसमें विस्तार से जाते हैं। तो इस डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में है सर 5 स्टेप्स है। एक है एम्पैथी, जी सर। एक है डिफाइन, जी। एक है आइडिएट, बहुत एक सुंदर। प्रोटोटाइप, एक टेस्ट। और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये ये ऐसा ही सीक्वेंस में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। ये किसी भी स्टेप कभी भी आ सकता है। आगे पीछे कर सकते हैं। कभी भी आ सकता है। जी। यस सर। जी। अगर आप एक प्रोसेस में जा रहे हैं तो जी। इसको सीक्वेंसली यूज़ करना है। जी। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं। जी। 3M करके एक कंपनी है, मिनेसोटा माइन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इस कंपनी में क्या है, वो एक एडहेसिव टेप बनाने का सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग टेप, प्लास्टर, एडहेसिव। राइट सर। जी सर। तो वो बनाने का टाइम पे क्या हो गया, वो टेप फेल हो गया। जी। वो बन नहीं पाया। अगर वो किसी को चिपकाएँगे तो इतना स्ट्रॉन्गली वो नहीं चिपक रहे। जी। लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो उनको बनाया है, इनोवेट किया है, तो वो ऑब्ज़र्व किया है, वो ईज़िली चिपकता है और ईज़िली रिमूव कर सकता है। जी। तो इन्होंने क्या किया है, इसको कहीं पे यूज़ कर सकता है क्या? जी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, जो अभी हम स्कूल्स में, बहुत सारे एमएनसीज़ में, हर जगह, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं आप, स्टिकी नोट्स जो देख रहा है, वो स्टिकी नोट्स जानबूझकर बनाया नहीं है। एक नया इनोवेशन करने के लिए सोच रहे थे, उस इनोवेशन फेल हो गया और ये आ गया है। बहुत तो सुंदर। ये आने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको फिर प्रोटोटाइप किया है, फिर आइडिएट किया है, इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जी। फिर एम्पैथाइज़ किया है। जी। तो ऐसे इस प्रोसेस में कुछ भी स्टेप कहीं पे भी आ सकते हैं सर। जी सर। लेकिन अगर एक प्रोसेस में अगर आप इंस्पायर के लिए सीखना है, तो तो एक सीक्वेंस सीक्वेंस में में। सीखना ज़रूरी है। बहुत सुंदर सर। जैसा कि आपने बताया कि यदि हम कहीं पर इसको प्रोसेस में ला रहे हैं तो हमको इसी बिल्कुल जो सीक्वेंस है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर हमारे विद्यालयों में क्या डिज़ाइन थिंकिंग की को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, एकेडमिक होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल होती हैं, बहुत सारे, तो कोई ऐसा उदाहरण साझा करेंगे सर? जी सर। ज़रूर सर। जी सर। सर, ये डिज़ाइन थिंकिंग का महत्व ये है, हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। जो अभी हम एनईपी का बात कर रहा है, तो ये एनईपी भी ऐसे ही आया है कि हर जगह क्वालिटी एजुकेशन कैसे पहुँचे। लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन, या अगर उनके पास फ़ोन अवेलेबिलिटी नहीं है, जो हमने किया है, एक उदाहरण मैं बताऊँगा कि एजुकेशन का ही। एक महाराष्ट्र का गाँव है, वहाँ पे मोबाइल्स नहीं जाते हैं, ये कुछ भी नहीं जाते। तो हमने क्या किया है, एक पोस्ट कार्ड जो हम पहले यूज़ करते थे, आप बचपन में देखे होंगे, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स। उस पोस्ट कार्ड पे एड्रेस लिख के, टू एंड फ्रो एड्रेस, एक साइड पेपर में एक्टिविटी लिख के कैसे करना है, उस पोस्ट कार्ड्स को हम 500 पोस्ट कार्ड्स को एक गाँव में भेज दिए। फिर हमें 160 कार्ड्स वापस मिला है, पीछे की तरफ एक्टिविटी करके क्या-क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। तो इसका मतलब है सर, इस डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ करके कॉर्नर से, जहाँ पे मोबाइल, टेलीविज़न अवेलेबल नहीं है, एक स्कूल भी नहीं है, उस जगह से लेके वर्ल्ड में टॉप इंस्टीट्यूशन तक, हर जगह इस डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। जी। और आपका क्वेश्चन में एक और पॉइंट भी है। ऐड अगर कर दें। आप स्लाइड्स में देखेंगे, जी सर। प्रेज़ेंटेशन में देखेंगे, जी सर। इसका महत्व क्या है? जी। तो इसका महत्व है, जी। मैं बहुत सारे टीचर्स को पूछता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि आप स्लाइड्स में जो देख रहा है, ये एक टाइम मशीन है। तो इस टाइम मशीन को मैं किसी को देके उनको पूछता हूँ जी। कि आपके पास ये टाइम मशीन है, आप इसको यूज़ करके फ्यूचर में जा सकते हैं या पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन मुझे 2 मिनट के बाद वापस आके बोलना है कि आप कहाँ पे गए और किस पीरियड में क्यों गए हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे आंसर दिया है कि एक टीचर ने बोला, मेरा बचपन में मुझे अच्छा टीचर रहते थे, मैं उनसे मिलने जाना है। और एक ने बोला, मैं श्री कृष्ण देव राय का टाइम पे जाना है, वहाँ पे डायमंड्स रोड पे डाल के बेचते थे। और एक ने बोला, मैं फ्यूचर में जाऊँगा और 20 इयर्स के बाद टेक्नोलॉजी कैसा है वो देख के आऊँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है सर,
अगर आपके पास इस टाइम मशीन है तो बहुत कम लोग, मतलब 0.001% लोग बोला है कि मैं 2019 दिसंबर उस टाइम पे जाके कोरोना को रोक सकता हूँ, राइट? तो इतना पावरफुल टाइम मशीन है, अगर ये किसी को दे देंगे तो वो बोलते हैं कि मैं हमारा बचपन में जाएंगे या टेक्नोलॉजी देख के आएंगे, मतलब खुद के बारे में सोचना शुरू किया है। लेकिन ये डिजाइन थिंकिंग का ब्यूटी है, ये जिसके अंदर जिसके दिल में रहता है वो खुद के बारे में सोचना बंद करता है और बाकी लोगों के बारे में सोचना शुरू करता है। तो इसका महत्व ये है सर। सर, अभी आपने डिज़ाइन थिंकिंग के महत्व की बात की, तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे डिज़ाइन थिंकिंग तो हम सबके जीवन में पहले से ही है और हम किसी न किसी तरीके से समस्या समाधान के लिए डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि छात्रों और शिक्षकों के लिए कैसे ये इतना महत्वपूर्ण है? यस मैडम। तो ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आजकल देखेंगे तो हर जगह सुनाई दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी क्लासरूम्स, 21st सेंचुरी एजुकेशन। तो ये 21st सेंचुरी एजुकेशन का क्या मतलब होता है? मतलब 21st सेंचुरी का कुछ स्किल्स है, जहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट देखेंगे तो उसमें सुनाई देता है कि इस प्रोडक्ट का शेयर वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसे ही एक क्लासरूम में बच्चों का आंसर्स या आवाज़ ज़्यादा आना चाहिए। 90% रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, 10% फ्रॉम टीचर्स। तो ये एक सक्सेस क्लासरूम होगा। ये ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस में, स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मैडम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये डिज़ाइन थिंकिंग जब से शुरू होता है, किस स्कूल में शुरू होता है, सो उस स्कूल में बच्चे प्रॉब्लम्स के साथ-साथ सॉल्यूशंस भी लेके आ रहे हैं। मैंने देखा है एक स्कूल में एक बच्चा आया है, "सर अभी हमारा स्कूल में 200 लोग हैं।" वो मिड डे मील्स का टाइम था। मिड डे मील्स खा लिया है और एक टैप है प्लेट वॉश करने का। तो उन्होंने जाके एक प्लेट वॉश किया है, उसके लिए 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स लिया है और 200 बच्चे लाइन में हैं। तो ये सब कब प्लेट्स क्लीन करेंगे? तो एक बच्चे को आया है एक सॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया है, जो इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं हम, एक ही टैप को एक प्लास्टिक पीवीसी पाइप लगाया है, उसको 10 टैप्स लगाया है। एक ही टैप से जो पानी आता है फिर 10 लोग एक ही बार क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इस डिज़ाइन थिंकिंग जब से स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब से बच्चों का दिमाग और बच्चों का सोच इसी रास्ते में जाते हैं। प्रॉब्लम ढूँढते हैं और उसको सॉल्यूशन भी लेके आते हैं। अगर हम एक स्लाइड पे देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सर इधर 21st सेंचुरी स्किल्स ये है सर, आप एजुकेशन से लेके आप कुछ भी बड़ा कंपनी में जाइए और कहाँ कहीं पे भी जाइए वर्ल्ड में, 21st सेंचुरी स्किल्स अभी मैंडेट हो गया। मतलब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर एक कंपनी है सर, एक एक उदाहरण दे दूँगा, एक कंपनी है, वो कंपनी एक स्किल्ड पर्सन को लेगा या कुछ भी पता नहीं है उसको लेके फिर ट्रेन करेगा, स्किल्ड पर्सन को लेगा। तो हर जगह यही हो रहा है कि सबको 21st सेंचुरी स्किल से इक्विप जो हुआ है उसका जैसे पीपल चाहिए। तो बच्चों को ये 21st सेंचुरी स्किल्स अभी से स्कूल से ही डेवलप होता है। और इसमें एक और चीज़ है, इस 21st सेंचुरी स्किल्स में बहुत सारे चीज़ें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब अलग-अलग सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। कभी-कभी ये जी, कोर्सेज़ बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन 21st सेंचुरी स्किल्स सब 70% ऑफ द स्किल्स डिज़ाइन थिंकिंग में ये हम इंक्लूड होता है। सीख सकते हैं। जी, यस सर। और अगर आप राइट साइड का पिक्चर देखेंगे, जी, तो एक बड़ा प्रॉब्लम अभी इंडियन यूथ और वर्ल्ड यूथ फेस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। जी, तो इस डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी आजकल का यूथ बच्चों में नहीं है। जी, इसलिए देखते हैं कि अब बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि सही टाइम में सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं, या कोई उनका एजुकेशन में गलत रास्ता उनको सेलेक्ट गाइडेंस करते नहीं मिल हैं, पाता। राइट। तो जी, अगर आप ये सोचेंगे, ये डिजाइन थिंकिंग के दृष्टिकोण से सोचेंगे, आपको सही डिसीजन लेने का तरीका मिलता है। जी, तो राइट साइड का एक जो पोस्टर दिख रहा है, वो स्टोरी है। जी, उस बच्ची का नाम है अलाइस जी, और उस कैट जो है पेड़ पे, वहाँ पे वाई जंक्शन जैसा रोड है। तो बच्ची वहाँ पे आने के बाद पूछता है कि कैट को मैं किस रास्ते में जाना है? तो कैट पूछता है आप कहाँ जाना है? तो इस बच्ची पूछते है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कहाँ पे जाना है। तो कैट बोलते हैं कि तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस रास्ते में जाना है, राइट? अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे जाना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस रास्ते में जाना है। तो इतना डिसीजन पावर इतना थिन लेयर पे डिसाइड रहता है सर। जी, इस डिजाइन थिंकिंग में बच्चों को
इतना बड़ा एबिलिटी देता है सीखने के लिए। इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिज़ाइन थिंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैडम। थैंक यू सर। हम ये जान पाए कि डिज़ाइन थिंकिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के लिए और साथ ही साथ हमारे टीचर्स के लिए भी। और जैसा आपने पहले भी कहा कि असल में ये जीवन जीने का एक ढंग है और समस्या को समाधान की तरफ ले जाने का एक तरीका। तो इसी क्रम में सर अभी कुछ समय पहले स्लाइड में आपने कुछ चरणों की बात की थी, इसके कुछ स्टेप्स आपने सर बताए थे, तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा डिटेल में हम समझना चाहेंगे सर। तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा। तो उससे अंदर जाने से पहले मैं एक और मेरा लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड का एक फ़ोटो है, एक शहर का एक स्लम एरिया है। जैसे दोबल सर ने पूछ रहे थे, आपका लाइफ में कुछ ऐसा जी, एग्ज़ाम्पल्स है जी क्या? सर, जी सर। तो राइट साइड का फ़ोटो है, हॉस्पिटल का नाम बताऊँगा, लेकिन ये एक हॉस्पिटल का अंदर का सीन है। तो कोरोना का टाइम पे ये हुआ है सर मैडम, रात में 12 बजे आके कोई डोर बेल कर रहे। तो मैंने डोर ओपन किया, एक मुस्लिम वुमन उनका बच्चे के साथ आया है, बच्चा के साथ, इमरान। तो उनको फिट्स आया है, वो बहुत फिट्स, वॉमिट कर रहा है, उधर-इधर हिल रहा है, इस माँ ने रो रहा है, उसका हस्बैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयी है, वो कहीं दूर पे है। तो इनको हम लेके, जहाँ पे मैं रहता हूँ हैदराबाद में, वहाँ से लेके 7 हॉस्पिटल्स हम गए हैं। लेकिन 7 हॉस्पिटल्स में कोरोना के टाइम पे कोई इनको एडमिट नहीं किया। नहीं, एक हॉस्पिटल में गया है, अंदर मैंने ये सिचुएशन देखा है, देखने के बाद जो बच्चा मेरा कंधों पे हिल रहा है, वॉमिट कर रहा है, मैं वो भूल ही गया, क्योंकि ये उससे ज़्यादा पेनफुल है। पेनफुल। क्योंकि आप फ़ोटो में देखेंगे, तो जो हमारा पाँव हैंड रहता है, उतना ज़्यादा छोटा बच्चे हैं। उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है, ब्लड इंजेक्ट कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं है और माँ रो रहा है। रोके-रोके उनका जो आँसू निकलता है आँखों से, उनका लाइन, व्हाइट लाइन वहाँ पे आ गया है उनका चेहरे पे, और डॉक्टर का पैर पकड़ रहे हैं। बेड्स नहीं है, वॉशरूम के पास सो रहा है। हुँ, तो इतना सीन देखने के बाद जो बच्चा मेरा कंधे पे है, उनको भूल ही गया मैं, क्योंकि ये मेरा दिल तोड़ दिया है उसी दिन, उसी वक़्त। तो मुझे ये सीन देखने के बाद कुछ चीज़ें माइंड में आया है। जी, एक चीज़ है, हम उनके लिए डॉक्टर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा हाथ में नहीं है। एक चीज़ है, हम इसके लिए मेडिसिन भेज सकते हैं, वो भी मेरा हाथ में नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे देखेंगे, हर बच्चे के बेड नहीं मिल रहे। ये सब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा बेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या अगर हम ड्रोन्स रहते हैं, हर ड्रोन का 4 प्रोफाइलर्स रहते हैं, जी, तो ऐसे ही एक बेड पे 4 कॉर्नर्स पे 4 छोटा बेड्स बनाएँ। तो ये 4 छोटा बेड्स पे 4 पेशेंट्स रहेंगे, बीच में मेडिकल इक्विपमेंट रहेगा। जी, इसका मतलब है, एक जगह पे डॉक्टर आता है, 4 पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। कोरोना का टाइम पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स ये इम्प्लीमेंट किया है कि 100 बेड्स हॉस्पिटल। अगर आप ये आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे, 100 बेड्स हॉस्पिटल का जगह में 400 बेड्स हॉस्पिटल बनेगा बच्चों के बच्चों के लिए। लिए। जी, और इसमें एक रिस्क फैक्टर है सर, जो ईज़िली डिसीज़ेज़ जो स्प्रेड होता है, हुँ, उसके लिए ये बेड सजेस्टेबल नहीं है। जो वॉन्स होता है या जलता है या किसी और वॉमिट्स होते हैं या फीवर्स होता है, तो उसके लिए ओके है। अगर इस बेड्स हम जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ डिजीज़ेज़ वालों को नहीं नहीं मिलेंगे। होते, सो ये बेड्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सर, अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे, आप जहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दिखता ही रहता है। राइट? बहुत सुंदर सर। इसी क्रम में बहुत सुंदर सर। इसी क्रम में मैं अपना एक स्कूल का एक्सपीरियंस, बच्चों का जो प्रॉब्लम थी वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। दरअसल हमारे स्कूलों में आज भी जो सीटिंग अरेंजमेंट आता है वो ट्रेडिशनल रूप से लगा हुआ रहता है। एक आगे फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे। बच्चे एक तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो शायद ब्लैक बोर्ड को अगला वाला बच्चा अगर लंबाई में ऊँचा ज़्यादा है तो वो नहीं देख पाते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर बच्चों ने ही अपने आप एक डिज़ाइन किया कि सर ऐसे में प्रॉब्लम होती है तो हम क्यों ना इस पूरे ट्रेडिशनल डिज़ाइन जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसको हम यू शेप में बदल दें। तो हमने भी यस कर दिया, ठीक है, बच्चों की उनको एक प्रॉब्लम हो रही थी, उसको सॉल्व वो कर रहे थे। लेकिन सर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने ये देखा और सभी टीचर्स ने महसूस किया कि यहाँ पर एक जो बैक बेंचर वाला जो शब्द है, वो हमारे रूम से हट गया था। सबसे पहले तो ये हुआ। दूसरा, जब हम ट्रेडिशनल
क्लासरूम में जब हम बच्चों के पास जाते थे नोटबुक चेक करने या उनका कुछ भी उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि 2 बेंचेस के बीच में इतना स्पेस नहीं होता था कि टीचर पीछे तक जाए। लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसको यू शेप में डिज़ाइन किया है, तो क्लासरूम में स्पेस भी बढ़ गया है और उनकी प्रॉब्लम जो दिखने वाली थी बोर्ड को, वो भी सॉल्व हो गई है। और हम लोग जो बीच में कभी जब बीच में जाते, तो हमारे कपड़े भी, स्पेशली मैडम लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है साड़ी वगैरह में जाने में, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि डिज़ाइन थिंकिंग सबके अंदर होती है, बट उसको केवल आगे लाने के लिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। बहुत सुंदर सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। कुछ है, अभी हम इस डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस स्टेप्स है उसका विस्तार रूप में जाएंगे एक एक स्टेप, और एक एक स्टेप का अगले एपिसोड्स में इसका स्ट्रैटेजीज एक्टिविटीज सब टीचर्स के लिए क्या करना है स्कूल्स में, वो एक्टिविटीज नेक्स्ट एपिसोड्स में आएंगे। लेकिन इस एपिसोड्स में हम क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स है उस प्रोसेस स्टेप्स को देखेंगे। तो अगर आप पहले प्रोसेस स्टेप को देखेंगे, स्लाइड पे जो दिख रहा है आपको, इस पहला स्टेप है एम्पैथी। तो एम्पैथी क्यों आया है, तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आप सबको। एम्पैथी इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल का यूथ में या आजकल का लोगों में ये एम्पैथी बहुत कम होते जा रहा है। मतलब किसी को कुछ घायल हुआ तो हम बोलते हैं कि अच्छा घायल हो गया, तो इसको कहते हैं सिंपैथी। लेकिन उस घायल का या उस वाउंड का पेन, आप दर्द आप महसूस कर सकते हैं, बहुत सुंदर। तो उसको कहते हैं एम्पैथी। एक एग्जांपल है, जैसे कोरोना में मेरा एक टीम में एक बंदा को कोरोना आया है, तो उसका फादर को और मदर को दोनों को कोरोना आया है, जी सर। और इस फादर ने मर गए एक दिन, जी और वो विषय वो मैटर अभी इनको पता चला है, जी। बेटे को, पता चला है। और तीनों तीन अलग हॉस्पिटल्स में है। अच्छा, तो अभी आपस में कोई नहीं कांटेक्ट नहीं है। जी सर। तो अभी ये बेटा जी, उनका मदर को ये चीज बोल नहीं सकता है कि फादर एक्सपायर हो गया है, जी सर। क्योंकि वो भी मर जाएंगे। जी जी जी। अब ये बेटा जाके उनका फादर को लास्ट टाइम देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको हाँ हाँ वो हाँ। चांस ही नहीं है। जी। इस सिचुएशन में अगर आप है हैं। तो हमारा पेरेंट्स को हम लास्ट टाइम देख नहीं सकेंगे, जी। तो आप कैसे महसूस कैसे होगे। महसूस हुआ? तो ये हमारे लिए कोई महसूस हुआ, इसलिए जैसा पहले कोरोना का टेस्ट होता था वो 14 डेज का होता था, जी लेकिन 1 घंटे में टेस्टिंग किट्स आया है। जी फिर घर से बाहर जो जा नहीं सकते उसके लिए आया है, जी। घर में बैठ के टेस्ट कर सकता है। तो अच्छा। ये जो एम्पैथी है, जी। हर किसी का प्रॉब्लम्स कोई ना कोई महसूस कर रहा है, महसूस कर। ये महसूस करके उसके लिए इनोवेशंस ला रहे हैं। इसलिए एम्पैथी इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिजाइन डिजाइन थिंकिंग। बहुत सुंदर सर। तो आपने जो कुछ अभी हमारे साथ वार्ता साझा की है और स्लाइड के माध्यम से साझा किया है, उससे मुझे लगता है कि एम्पैथी उस जगह को कहते हैं जहां पर कि हम सामने वाले की जगह पर उसका दुख, दर्द, खुशी, इमोशंस को हम फील कर सके। शायद ये बहुत सुंदर सर। जैसा कि आपने अभी बताया कि एम्पैथी होता है दूसरे की दर्द को समझना, वहां पर जा स्वयं को वहां पर जा करके उसकी भावनाओं को समझना, इमोशंस को समझना, दूर से नहीं। तो दूर वाला सिंपैथी कहलाता है, और अगर हम स्वयं को उस जगह पर रख पाते हैं, तब जाकर के हमको एम्पैथी का सही भाव पता चलता है। तो ये डिजाइन थिंकिंग का पहला स्टेप है। आप कुछ बात साझा करेंगे मैडम? ये विचित्र सी बात है कि हम बात कर रहे हैं कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू अदर पर्सन्स शू। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम प्रैक्टिस के थ्रू, अभ्यास के ज़रिए बच्चों में ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग हमको ये भी सिखाता है। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है जो मुझे अभी तक समझ में आ पाया। जी सर, सर आप कंटिन्यू करें। आप दोनों का शब्द से मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक राजा है, तो उसके पास कोई भी जस्टिस के लिए आता है, वो बहुत आपटिंग जस्टिस देता है सबके लिए, तो उनका जजमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। तो बहुत सारे दिन देखने के बाद उसका जो मिनिस्टर मंत्री रहता है, वो मंत्री पूछता है कि राजा आपका जजमेंट कभी भी गलत नहीं होता है, तो आप क्या प्रोसेस या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो राजा कहते हैं कि मैं किसके लिए जजमेंट देता हूँ ना, उसमें 2 पार्टीज रहते हैं। मैं इसके जगह में 5 मिनट और इसका जगह में 5 मिनट जाता हूँ, जो मैं जजमेंट सुनाना चाहता हूँ वो मैं उनका जगह में जाके सुनता हूँ खुद, और इनका जगह में जाके खुद सुनता हूँ। जब महसूस होगा मुझे इस जजमेंट का सर्कमस्टेंसेस क्या होगा, या उस जजमेंट के द्वारा मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, तो वो दोनों मैं महसूस करके उस जजमेंट को थोड़ा बहुत चेंजेस करके अच्छा जजमेंट देता हूँ, ताकि दोनों को जस्टिस हो जाए।
तो ऐसा हर जगह इस प्रोसेस शामिल है सर, हमारा हर डेली एक्टिविटीज़ में। बहुत सुंदर सर। शायद पिछले दिनों कुछ हमारी जब बात हुई थी तो वहाँ पर एक और अच्छा उदाहरण आया था कि टीचर्स डे के दिन हम बच्चों को कहते हैं कि चलिए आज आप मेरी जगह खड़े होकर के हम लोगों को पढ़ाएँगे या बच्चों को पढ़ाएँगे, अपने क्लासमेट्स को पढ़ाएँगे। तो बिल्कुल, रोल प्ले करके। तो वो बच्चा टीचर की जो प्रॉब्लम होती है वो उस दिन समझता है बच्चा जब वो खुद टीचर की जगह पर जाते हैं और सामने से बच्चे अपना स्वभाव के कारण, चाहे वो मस्ती करते हैं, चाहे वो खेलते हैं या आपका बात नहीं मानते हैं, इस बात को बच्चा उस दिन वहाँ पर जाकर के समझता है कि हमारे गुरुजी को कितनी परेशानी हो रही होगी। तब से जो है वो बच्चा, उसका सब बिहेव ही बदल जाता है और वो क्लास में एक बड़े सिंसियर स्टूडेंट की तरह बैठता है। तो शायद ये भी एम्पैथी का एक उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ जी, जी सर। जी, तो अभी एक सवाल उठता है सर, जी, एम्पैथी हम सब बोलते रहते हैं, जी, लेकिन बच्चों में ये एम्पैथी का एबिलिटी कैसे बढ़ाना है? जी, अगर आप स्लाइड पे देखेंगे, जी सर। तो एम्पैथी का जो 3 चीज़ें होते हैं, जी, ये 3 चीज़ों वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है ऑब्ज़र्व करना, आप जिसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो उसको ऑब्ज़र्व करना है। एक है इंटरव्यू करना, उनसे बात करना है, और एक है उनका जगह में जाके ये महसूस करना। अभी हम डिस्कस करते हैं पहला चीज़ का क्या महत्व है। एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा मैं, अभी आप टीचर्स का बोल रहे हैं, जी सर। तो टीचर्स का कुछ लोग बड़ा टीचर्स रहते हैं हाइट में, कुछ लोग छोटा रहते हैं, जी, जी। लेकिन हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, वो एक एक ही ही लेवल हाइट पे का। रहता है। जी सर। क्यों हम अभी तक सोच नहीं पाए उसको एडजस्टेबल, एडजस्ट। हाइट एडजस्टेबल कर नहीं सके? जी, तो अगर ये हाइट एडजस्टेबल बोर्ड लाया है, कितने सारे टीचर्स के लिए यूज़ हो सकता है। और कभी-कभी होता है कि एक कॉर्नर में जो बच्चे रहते हैं, उसको दूसरा कॉर्नर का बोर्ड दिखता नहीं है, क्योंकि साइन लाइट साइन रिफ्लेक्शन साइन की वज़ह से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत सारे चीज़ों में क्लासेस में होते रहते हैं। हम ये ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। ये ऑब्ज़र्व करके हम सिर्फ़ जाके इनोवेशन बनाएँगे, ये इनोवेशन सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ़ हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये बच्चे आके आपसे पूछेंगे, "सर आप यहाँ पे क्या और फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं?" तो आप डस्टर यूज़ करते हैं, उसका डस्ट जो अंदर जाता है, वो थ्रोट इन्फेक्शंस होता है, लंग्स में जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो बोर्ड रहता है, जी सर, तो वो बहुत हाइट में रहता है। ये ऐसा लिखने के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे नेक पेन होता है। बिल्कुल। तो ये जो बोन्स के बीच में टिश्यू होता है, वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा वो डिक्रीज़ होते आता है। जी, ये नेक ऐसे ही पकड़ लेता है। जी, तो इतना बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें रहते हैं। ये बच्चे तब फ़ील करेंगे जब आपके आके आपसे बात बात करेंगे। कर तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी के लिए इनोवेशन करना चाहते हैं, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना काफ़ी नहीं होता है। उनसे बात करना है, हर चीज़ समझना है, और कहाँ पे, किस टाइम पे क्या चीज़ होता है, ये सब मालूम करें। तो ये सब मालूम करके फिर आपका जगह में आके उसको महसूस करना है। तब बच्चों को पता चलेगा ये कैसा है। तो एक छोटा कहानी बताता हूँ मैं यहाँ पे। जी, एक लड़की है, 9th या 10th क्लास पढ़ रही हैं। उसका माँ जो है वो फार्म में जाके फ्रूट्स कट करते हैं। ये फ्रूट्स का जो पेड़ है बहुत लंबा है और फ्रूट्स बहुत ऊपर है। तो इसको कट करना है तो एक बड़ा लकड़ी लेके उसको कट करना पड़ता है। तो उसमें उसका वर्क में 80% उनका हेड ऊपर रहता है। फ्रूट को देखना, फ़ोकस करना, कट करना, ये जी, रहता है। जी, जी, तो इनका माँ का ये बहुत दर्द हुआ है। घर में आके रोज़ बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं कि मेरा ये बहुत तबीयत दर्द है हो रही है, दर्द। आज आप ही खाना बना लो। हुँ, ऐसा बहुत दिन बोलने के बाद इस बच्ची को समझ में आया कि मदर कुछ फेस कर रहे हैं। तो एक संडे आया है, संडे का दिन मदर के साथ गया है इन्होंने। तो मदर क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स कट कर रहे हैं। तो इस बच्ची ने क्या किया है, आज मैं कट करके देखता हूँ। तो उस बच्ची ने उस फ्रूट्स को एक दिन कट करके देखा है, इतना देर ऊपर देखना। सिर रखा है और फ्रूट्स को फ़ोकस करना है, वो सही से कट नहीं होता है, और उसकी वज़ह से कितना ये नेक पेन आया है। ये सब महसूस करने के बाद वो घर आके उसके लिए कुछ ब्लेड, मोटर, बटन, वायर छोटा-सा लेके एक बहुत मोटा वाला लकड़ी लेके उसको टेस्ट किया है। एक छोटा-सा ब्लेड लगा के जैसा फ्रूट के पास जाएगा वो कट हो जाएगा। फिर उनको समझ में आया ये बहुत वज़न है, इससे भी प्रॉब्लम है। फिर वो पीवीसी पाइप लिया है, वो हवा में ऐसा-ऐसा हो रहा है। हुँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीवीसी लिया है, हुँ, फिर उससे काम चला है। फिर वायर लिया है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, बैटरीज़ का हुँ, पावर कम हो रहा है। तो ये बहुत सारे टेस्ट करने के बाद इनको समझ में आया है कि क्या-क्या चीज़ें कब कैसे यूज़ करेंगे तो इनका मदर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सॉल्व। तो ऐसे उस फार्म का सब मदर्स का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया है।
जी, कब सॉल्व किया है सर? जाके वो फ्रूट्स कट करके देखने के बाद। एम्पैथी को करेक्ट सर। तो इसलिए ऑब्जर्व करना, उससे बात करना बात और करना। उनका जगह में जाके फील करना को इज फील वेरी करना। इंपॉर्टेंट। जी, सर अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप्स देखेंगे, जी, स्लाइड को देखेंगे, जी सर, तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप है सर डिफाइन। डिफाइन। तो इस डिफाइन स्टेप आपको देखेंगे तो इधर आपको थोड़ा सा थियरी है, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ सर। अभी इंस्पायर एक प्रोग्राम है, इस इंस्पायर प्रोग्राम में हम इंडिया से हर साल 10 लाख आइडियाज रजिस्टर करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऊपर से बोल रहे क्वालिटी आइडियाज नहीं आ रहे, पोटेंशियल आइडियाज नहीं आ रहे। जी, सर इसमें एक चीज लैकिंग है सर। क्यों पोटेंशियल आइडियाज नहीं आ रहे? जी, क्योंकि प्रॉब्लम और सिम्टम दो चीज रहता है सर। लेकिन बहुत सारे जो इनोवेशंस रहता है ये सिम्टम बेस्ड इनोवेशंस आ रहे हैं। अगर आप एक एग्रीकल्चर का आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो पेड़ के पत्ते रहते हैं वो कभी कभी फोल्ड हो जाते हैं, जी, उसको कोई डिजीज आता है। जी सर, तो सब लोग क्या करते हैं, इसको देख के रंग बदल जाता है, तो इस रंग बदल बदल जाता है तो इसको देख के पेस्टिसाइड्स लाते हैं। जी, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सिम्टम है। सिम्पटम। ये सिम्टम को आप सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्रास रूट में प्रॉब्लम तो ऐसे ही है। जी, तो हमको क्या करना है, पहले ग्रास रूट तक जाना है, जाके उस प्रॉब्लम को किस पॉइंट पे हिट करेंगे तो जी, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट, एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये डिफाइन स्टेट में क्या होगा, इसमें जो स्ट्रैटेजीज रहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड्स में देखते हैं। ये डिफाइन स्टेट में जो रहता है स्ट्रैटेजीज, उस स्ट्रैटेजीज यूज करके हम सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं। राइट। बहुत सुंदर सर। तो शायद इसको हमारे अध्यापक साथी भी देख रहे होंगे और हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे। हमारे स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड और विज्ञान महोत्सव में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं। तो जैसा सर ने बताया कि इम्पैथी के बाद जो अगला आता है डिफाइन करना। तो डिफाइन में हम लोग जो है सुपरफिशियल तरीके से, मोटे तौर से ऊपरी समस्या को न देखें, हमको उस समस्या की जड़ पर जाना होगा। शायद कुछ ऐसा है। बिल्कुल। तो डिजाइन थिंकिंग यही कहता है कि हमको उस समस्या की जड़ में जाकर के समाधान खोजना है, न कि सुपरफिशियल तरीके से या ऊपर से जो उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। समस्या को जड़ से जड़ ही से समाप्त करना समाप्त है। करना है। तरीके से। यही तब डिजाइन थिंकिंग का सही जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ पाती है। जी सर, जी सर, सर एक उदाहरण बताता हूँ मैं। जी सर, अगर आप स्लाइड पे देखेंगे जी सर, तो जो इस कंपनी का नाम्स नहीं लेंगे हम, जी, लेकिन इस पे जो दिख रहा है इसको पॉइंट ऑफ व्यू टेम्पलेट कहते हैं। जी, तो सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आने के बाद हम ये तीनों चीज बात करते हैं। जी, अगर आप इंस्पायर में पार्टिस कर रहे हैं या कुछ और प्रोग्राम में पार्टिस कर रहे हैं, ये तीनों चीज आप इंश्योर कीजिए आपका इनोवेशन में ये रहे। तो तीनों चीजें हैं, एक यूजर है मतलब जिसके लिए हम इनोवेट कर रहा है, जी, एक है नीड है मतलब उनका जरूरत क्या है, जी, और इनसाइट का मतलब है वो क्या बोल रहा है उसका समस्या के बारे में। तो इस तीनों को हम डिस्कस करते हैं। जी, यूजर है सर सिटी में जो रहते हैं, जी, 60 साल के ऊपर जो क्रासवे जो लोग रहते हैं, जी, सीनियर सिटीजन जो सीनियर लगते हैं, सिटीजन, जी, इनका समस्या जानने के लिए एक टीम गया है सर। जी, तो इनको बहुत सारे समस्या रहते हैं, इनसे पूछा है। तो इनको एक समस्या बहुत दिक्कत कर रहे या बहुत उनको ट्रबल कर रहे, वो है बाहर जाके कुछ खरीद के आना। कि कभी कभी क्या होता है सर, इंडिया से बहुत लोग फॉरेन जाते हैं, उनका माँ और पेरेंट्स को इधर ही छोड़ के जाते हैं, उनको घर का काम रहते हैं करने का। तो इनके लिए एक प्रॉब्लम है, जाके मार्केट में कुछ लाना है, सामान लाना है, कुछ वेजिटेबल्स लाना है, ये दिक्कत है। तो इन्होंने कहा है कि हम बाहर जाना है हफ्ते में 4 बार या 5 बार। एक बार अगर बाहर गए तो 10 से 60 मिनट बाहर रहेंगे, लेकिन हम गाड़ी पे बैठ नहीं सकते, कमर का दर्द है। बाहर घूम नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन है। लेकिन खुद का कार भी खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे जो जरूरत है उससे ये एक्सपेंसिव होगा और हानिकारक भी होगा पोल्यूशन। तो ये सब सुनने के बाद इनके पास जो है, जो टीम उनको इंटरव्यू करने के लिए गए हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज आए हैं। एक है जो खरीदना चाहते हैं उनका घर तक पहुंचाना। अभी बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं हम। एक चीज है, अगर उनको ही बाहर जाके सेलेक्ट करना है, कुछ चीजें रहते हैं उनको बाहर कैसे लेके जाना है। अगर कैब का फैसिलिटीज देखेंगे, देखिए सर कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये तीनों चीज आया है, नीड, यूजर, इनसाइट्स, और इससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन। और अभी देखिए अगर ये कितना अभी इंडिया में फॉरेन कंट्रीज में कितना बड़ा प्रॉफिटेबल कंपनीज है। तो डिफाइन स्टेज में अगर आप आके सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढ सके, सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफाइन कर सके,
समझ रहा हूँ जितने भी बच्चे इंस्पायर अवार्ड और विज्ञान महोत्सव से, मैं बार-बार इंस्पायर अवार्ड, विज्ञान महोत्सव और जो बहुत सारे हमारे ऐसे स्कूली एजुकेशन में कंपटीशन होते हैं, आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर अगर हमारे सभी बच्चे या जो उसके ग्रुप में आते हैं, टारगेट ग्रुप में आते हैं, वो बच्चे अगर एक तो देख लें कि जो हमारा प्रोटोटाइप बनता है वो अपने लिए नहीं बल्कि उस आदमी के लिए बने, और जो उसकी ज़रूरत है उन चीज़ों को हम ज़रूरत को समझें कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, वहाँ पर जा कर के समझें और तब हम एक विचार आगे करें। तो मुझे लगता है सर कि इसको डिफाइन कहते हैं, उस जगह पर जाना। एग्जैक्टली, जी सर। थैंक यू। तो इसका थर्ड स्टेप में जाते हैं सर हम आइडिएट। अगर आप स्लाइड पे देखेंगे जी सर। तो बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट से भी कुछ आर्डर्स है, हर स्कूल में आइडिया बॉक्स रहना है। बिल्कुल सर। तो हर स्कूल में आइडिया बॉक्स रखेंगे हम, तो बच्चे का जो विचार है वो जाके उस बॉक्स में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रैटेजीज है सर, आइडियाज या आइडिया स्टेट में जो बच्चों का विचार आते हैं, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि सर लोग समझ रहे हैं ये बहुत छोटा सा विचार है, मत बहुत छोटा सा आइडिया है। तो इस आइडिया स्टेट या आइडिया लेवल पे क्या करना है, किसी भी छोटा आइडिया को भी हम एनकाउंटर नहीं करना है। तो इधर होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, encourage every idea जी। and no qualitative ideas in the first level, only quantitative ideas। अगर 1000 आए 2000 आए सबको ले ले, और इस 2000 आइडियाज में से हमको बहुत क्वालिटेटिव आइडियाज आएंगे, राइट। क्योंकि एक आइडिया आया है एक बच्चों को, हम स्कूल्स में पानी का बाटिल लेके जाएंगे। एक बच्चों को आया है मैं स्कूल में मेडिसिन लेके जाना है। एक बच्चों को आया है मेडिसिन इस टाइम पे खाना है। क्या ये तीनों आइडिया को मिला के एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं क्या? तो ये तीनों अलग अलग आइडियाज को अलग अलग देखेंगे तो ये अलग अलग ही दिखता है, और हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये तीनों को मिला के देखेंगे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम आइडिया स्टेट में बहुत सारे आइडियाज को लेते हैं और उन आइडियाज को मिला के फॉर्मूलास रहता है, एक एक जगह एक एक में एक एक फॉर्मूलास। तो उस फॉर्मूलास को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप या सॉल्यूशन बनाएंगे। आइडियाज ज्यादा आएंगे, हम सॉल्यूशंस उनसे निकालेंगे। ये चीज होता है। लेकिन सर इसमें शायद ये भी लगता है कि यहाँ पर टीचर को एज अ गाइड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। जैसे कहा जाता है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो सर यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे का कोई भी आइडिया हो तो उसका सम्मान ज़रूर किया जाए, और उन्हें उसके बाद वो कैसे उसको हम वो कैसे उसमें आएगा, प्रैक्टिकली वो कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसको जस्टिफाई कर पाए हम। तो इसके लिए सबसे पहले शायद टीचर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत पड़ेगी सर, है ना? तो इसी संदर्भ में सर मैं अपने स्कूल की एक बच्ची की बात साझा कर रहा हूँ। उस बच्ची के बाल बड़े थे, काफ़ी लंबे थे। तो स्कूल में आने पर ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग जो है उसकी दोनों चुटिया बनी हुई रहनी चाहिए। अब घर में जो है प्रॉब्लम है कि केवल माँ जी है, माँ जी काम पे जाती है, तो उस बच्ची को स्वयं चुटिया बनाना नहीं आता। तो जब हमने बच्चों से बात की कि आपका आइडिया क्या है? तो उस बच्ची ने कहा सर मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ ऐसी चुटिया बना सकूं कि 1 मिनट में जो है मैं बालों पे करूं और वो चुटिया जैसे दिख जाए और रिबन भी उसमें पहले से ही बंधा हुआ हो, तो मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी मम्मी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और स्कूल में मुझे जो है सब लोग अच्छा मानेंगे और ये कई सारा जगह पर ये आइडिया बिक जाएगा। मेरा टाइम की जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, और जो ड्रेस कोड के अंतर्गत आप लोग मेजर करते हैं कि ये बच्चा को थोड़ा सुधार की जरूरत है, बिल्कुल। और एक बच्चे का बड़ा जबरदस्त आइडिया था मैडम, मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगा। उस बच्ची ने कहा था कि सर कान के लिए हमारी मशीन बन गई है, आंख के लिए बन गई है, हर चीज के। सर मैं एक नकली नाक, मतलब ऐसी नाक बनाना चाहता हूँ जो कि सुगंध को भी फील कर सके। अगर बाय द वे हमारी किसी सेंसरी, हमारे जो ऑर्गन्स है या वो मसल जो भी होता होगा उनको काम नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं ऐसी एक नाक बना सकता हूँ? तो सब लोग हंसते थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो ये निश्चित रूप से जो बच्चा, अगर कभी उस बच्चे को ये वीडियो देखने को मिले तो आप बनाइए नाक जो कि हमारी खुशबू को भी सूंघ सके कि कहाँ से कैसी खुशबू आ रही है। जी सर। ऐसे ही सर बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा है, टीचर्स या बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, जी। तो उस टाइम में दोनों की जो प्रोस्पेक्टिव्स रहते हैं ऐड होके अच्छे अच्छे इंसाइट्स आ रहे हैं। यस सर। सो इसका अभी हम फोर्थ स्टेट पे जाएंगे सर। जी सर। इसका फोर्थ स्टेट है प्रोटोटाइप स्टेट। जी तो सर। प्रोटोटाइप स्टेट में क्या होता है सर, बहुत सारे लोग प्रोटोटाइप आइडिया आने के बाद सॉल्यूशन आ गया है, तो सॉल्यूशन आने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अगर आप स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक जी। रिमोट दिख रहा है, मैं जी। इस रिमोट के थ्रू ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जी। तो प्रोटोटाइप में बहुत सारे टेक्निक्स है सर, कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग। जी। इसका उद्देश्य क्या है,
मतलब अगर आपको एक सॉल्यूशन आया है, तुरंत आप उस सॉल्यूशन के लिए जो भी चीज़ लगता है वो लाके इकट्ठा करके चालू किया है। जी, लेकिन अगर वो फेल हो गया, तो हर इनोवेशन में 10 मैनेजमेंट्स रहता है। स्कोप मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योर मैनेजमेंट और उसी बजट में करना पड़ता है। अगर आप चंद्रयान 3 भी देखेंगे या मंगलयान भी देखेंगे, उसके लिए भी बजट निश्चित रहता है। तो उसी बजट में करना पड़ता है। अगर फंड्स वेस्ट हो गया, तो आपका इनोवेशन भी वहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए ये फिडेलिटीज़ आया है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। आपको पेपर से भी प्रोटोटाइप कर सकते हैं। मैं एक गाँव में जाके देखा है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मिट्टी से प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। जी, फिर वो सक्सेस होने के बाद वो लोग बैम्बू स्टिक्स से बनाते हैं। जी, फिर उसके बाद जो असली मेटल्स होता है या चीज़ें होते हैं उससे उससे बनाते हैं। तो ऐसा पहली-पहली स्टेज में आप डायरेक्ट प्रोटोटाइप पे मत जाइए। जी, और इसमें स्केचिंग रहता है। अगर आप रिमोट का देखा है, तो उस रिमोट का स्केचिंग देखा है। स्केचिंग करके फिर आपको क्या करना है, यूज़र जो यूज़ करता है उनके पास लेके जाके पूछना है कि आपको ये अच्छा लगा है कि या नहीं। अगर उसी स्केचिंग स्टेज में वो बताएँगे कि ये मुझे अच्छा लगा है, ना लगा या है, ये उनको बेनिफिट दे करेक्ट, रहा है। तो जी, रिसोर्सेज़ सेव हो जाएगा, उनका जी, टाइम सेव हो टाइम जाएगा। से फिर अगर आप रिमोट देखा है, तो कोरोना का टाइम पे या उससे पहले एक बहुत सारे गेम्स आए थे। जी, तो गेम्स का नाम नहीं बोलेंगे हम, लेकिन बहुत सारे बच्चे अडैप्ट हो गए उस गेम्स के लिए, एडिक्ट हो गए। ये खेल के यहाँ पे टेंडन, लिगामेंट जो रहता है, वो खत्म हो गया। तो इसके लिए कोई आया है कि गेम्स बंद करने के लिए, वो सॉल्यूशन है, ये बच्चे कहीं न कहीं ढूँढेंगे। या कुछ और तरीके लेके आए। लेकिन अगर आप इस रिमोट में देखेंगे, तो आपका थम्ब्स स्ट्रेट रहेगा, जी, ऐसा रहेगा। एक बार स्क्रीन में देखेंगे हम, इस रिमोट का ऐसा है। तो अगर आप देखेंगे, आपका थंब जो है वो स्ट्रेट है, इस बटन को, और जो फिंगर है ऊपर वो भी स्ट्रेट है, और फिंगर का नीचे जो कर्व है वो भी आपको सपोर्टिव है, ताकि आपका किसी भी जॉइंट पे पेन नहीं आए। फिंगर्स ऐसे ही रहे स्ट्रेट, और वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोटोटाइप है। ये कब आएगा सर? आपको पहले स्केच करना है, फिर बाद में उसको छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना है, फिर जाके उनको असली प्रोटोटाइप बनाना है। यस। तो इसका इसका सिर्फ प्रोटोटाइप पे नहीं, सिर्फ जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, एक सेफ्टी पिन से लेके जी, जो मार्स पे भेज रहा है उसका सैटेलाइट, वहां तक ये स्केचिंग प्रोटोटाइप हर मूवी का देखेंगे, स्टोरी बोर्ड होता है। जो बड़ा बड़ा मूवीज है, बाहुबली से लेके जो छोटा मूवीज है, उन मूवीज तक इस प्रोटोटाइप रहता है। उसका ड्रेसिंग कैसे रहना, उसका हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स कैसे रहना, सब कुछ प्री प्लान प्री प्लान है। तो इस प्रोटोटाइप से हमें क्या होता है, एक अच्छा फाइनल प्रोटोटाइप मिलता है। एक और चीज़ ऐड करता हूँ सर मैं। सब लोग सोचते हैं कि प्रोटोटाइप सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, जी, लेकिन प्रोटोटाइप एक पॉलिसी भी हो सकता है। गवर्नमेंट में एक पॉलिसी भी हो सकता है प्रोटोटाइप, एक व्यवस्था भी हो सकता है। तो ऐसा प्रोटोटाइप, चाहे अभी हम एक छोटा-सा सिस्टम बनाना चाहते हैं, जहाँ पे सब लोग लाइन में आके करना चाहते हैं, लेकिन ये करेंगे या नहीं, कैसे पता चलेगा? एक प्रोटोटाइप मतलब उस व्यवस्था को टेस्ट करते हैं। तो ये सब भी एक प्रोटोटाइप में आएँगे। तो सबको मेरा विचार ये है कि आप प्रोटोटाइप का सिर्फ़ एक ही दृष्टिकोण मत रखिए, सिर्फ़ इसको प्रोडक्ट ही बनाना है। पॉलिसीज़ बना सकते हैं या इनको कुछ और चीज़ बना सकते हैं। सोचिए प्रोटोटाइप क्या-क्या चीज़ में होते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड्स में हम इसका विस्तार से देखते हैं। देखिए। और जहाँ तक अभी आप बता रहे थे कि फाइनेंस की भी एक मैनेजमेंट देखना पड़ता है, तो हमारे विद्यालयों में तो गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा योगदान रहता है कि जब हमसे इंस्पायर अवार्ड में एक आइडिया माँगा जाता है, जो आपने आइडिया बॉक्स की बात की है, हमारे प्रत्येक विद्यालयों में आइडिया बॉक्स लगे हुए हैं, बच्चा उसमें अपना आइडिया डालता है। अगर वो आइडिया इनोवेटिव लगता है टीम को और वो सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए 10,000 रुपए गवर्नमेंट जो है पहले ही डाल देती है। पहले ही बच्चे के खाते में वो पैसा चला जाता है और बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि उस 10,000 रुपए का वो इस तरीके से अपना प्रोटोटाइप बनाए। और अगर वो अगले लेवल पे जाता है, अगले लेवल पे जाता है, नेशनल लेवल पर जाने पर उसे अन्य सुविधाएं भी और सपोर्ट किया जाता है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उसमें फिर अमेंडमेंट करके या सुझाव देते हैं बच्चे को, और वो जाते हैं आगे। जी सर। ये तो हमारे शिक्षा विभाग में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सर। और इससे बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप जो हो रहा है, जो हमारी मंशा भी है कि विज्ञान की ओर और सशक्त कदम हमारे बच्चों के बढ़ें, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद शायद ये है हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। करेक्ट। तो सर अम, अभी आपने एम्पैथी के बारे में बता दिया है, डिफाइन के बारे में बता दिया है, आइडिया के बारे में बता दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर इसमें? प्रोटोटाइप के बारे में भी बता दिया है। जी सर। सर नेक्स्ट स्टेप टेस्टिंग होगा सर।
लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो हमारा पहले कन्वर्सेशन है। जी तो सर। इस प्रोटोटाइपिंग में जो है बच्चों को मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ जी सर। कि सब लोग सोचते हैं ये विद्याशाखा या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए हर साल 1 लाख आइडियाज़ को सेलेक्ट किया जाता है। 1 लाख आइडियाज़ को 10-10 हज़ार देते हैं। जी। फिर जो नेशनल में जाते हैं उनको 1000 आइडियाज़ को 20-20 हज़ार दे सकते हैं। मिलता है। उनका ट्रैवलिंग रहता है, बड़े आईआईटीज़ में जाके उनको बिल्कुल। मेंटरशिप मिलता है। कितना सारे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे होता है गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रहे हैं, आप सब लोग मिलके ये इंश्योर कर रहे हैं कि मनी उसका आइडियाज़ को कहीं पे उसका ड्रीम्स को जो है रोक ना ना पाए। पड़े। हिंडर ना करे। करेक्ट। जी। तो एक यहाँ पे बच्चों का एक कन्फ्यूजन है सर। वो लोग सोचते हैं कि 10,000 आया है, प्रोडक्ट पूरा 10,000 में ही बनाना है। प्रोटोटाइप 10,000 में बनना है। लेकिन आपका असली प्रोडक्ट जो होता है अगर वो कुछ कॉस्टली हो गया, वो 2 लाख भी हो गया, 3 लाख भी हो गया, 10 लाख भी हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं है। इधर कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऐसा कैलकुलेट करते हैं सर, प्रोटोटाइप के लिए आपको 10,000 मिलेगा। उस 10,000 में आपको प्रोटोटाइप करना है। जी। लेकिन अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट में आएँगे, तो आपको कैलकुलेशन ऐसा रहेगा, आप एक प्रोडक्ट बनाए हैं 1 लाख का जी। और उस प्रोडक्ट को 10 लाख लोग यूज़ करेंगे, तो इसका कॉस्ट वैल्यू कैसा रहता है? एक-एक पे 0.1 पैसे पड़ता है, मतलब 1 लाख बाई 10 लाख। तो एक-एक व्यक्ति इस इनोवेशन को 0.01% और 0.1 पैसे में यूज़ किया है। जी। मतलब आपका इनोवेशन सिर्फ 0.1 पैसे में किसी को पहुँच रहा है। जी। तो जैसे अगर हम सोचेंगे गवर्नमेंट भी एक-एक दिन एक बच्चों पे 11 रुपीज़ या 12 रुपीज़ खर्च करते हैं मिड डे मील्स के लिए, जी। टीचर सैलरी सब। हुँ। अगर ये ऊपर का तरीके से देखेंगे हज़ारों करोड़ रहते हैं। हुँ। ये नीचे देखेंगे एक-एक बच्चों के लिए इतना रहता है। जी। मतलब ये बहुत बड़ा इनोवेशन है जो सिस्टम लाया है। बहुत सारे सिस्टम्स में ऐसे ही होता है कैलकुलेशंस। जी। तो इस पे कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। आपका जी। प्रोटोटाइप 10,000 में अगर इनोवेशन उसका कॉस्टली हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होना चाहिए। यस। सर आपने जैसे पूछा है इसमें लास्ट स्टेप जो है सर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जी। जैसे आप टेस्टिंग। स्लाइड पे देख रहे हैं जी। टेस्टिंग। जी। तो इस टेस्टिंग का है सर हमारे डेली लाइफ में, इनोवेशन में बहुत सारा महत्व है। क्योंकि हर चीज़ जो हमारे मुँह से निकलता है बात, उससे भी बात करने से पहले हम टेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये बाहर आके क्या सिचुएशंस क्रिएट करे। और ये टेस्टिंग जो है इनोवेशंस में वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सारे इनोवेशंस फेज़ में देखता हूँ, जो इनोवेशन किसके लिए बनाया है, अगर एक जी। फार्मर के लिए जी। बनाया जी। है, जी। उस फार्मर के पास जाके वो टेस्ट किया ही नहीं। सिर्फ़ वो सोचते हैं कि फार्मर को ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं समझ लिया और उसके लिए ये बनाया। बना दिया। उस इनोवेशन को ये फार्मर देखा ही नहीं है। देखा ही तो नहीं। मैं तो बोलता फॉलो हूँ अप कि कैसे हो पाएगा? करेक्ट। जी। तो ये बोलता हूँ उनके पास जाके टेस्ट करें क्योंकि बहुत सारे अभी कार्स देखते हैं आप, बहुत सारे अभी प्रोडक्ट्स देखते हैं या आप लिपस्टिक्स देखते हैं या कॉस्मेटिक्स देखते हैं। अगर कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करेंगे, लास्ट एक केस हुआ था सर जिसका शादी और 1 दिन में 2 दिन में है। उन्होंने जाके एक कॉस्मेटिक्स मेकअप डाला है, जी। तो उसका पूरा शरीर जल गया है। जी। तो इस कॉस्मेटिक्स के सही तरीके से टेस्ट नहीं किया है। जी। तो इसलिए क्या हुआ ये एक हो गया। और एक बैटरीज़ का बैटरी व्हीकल्स का कंपनियाँ हैं, जी। नाम नहीं जी। बताएँगे जी। लेकिन इस बैटरी व्हीकल्स का जो कंपनी है, जी। उसका स्कूटर्स बहुत सारे स्कूटर्स जल गए हैं। जल गया। जी। मतलब सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हुआ। टेस्टिंग। कोरोना का भी ऐसे है। हर चीज़ का टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट है सर। और हम सब एवरीडे कार्स में जाते हैं। जी। तो कार्स में भी क्या होता है क्रैश कार टेस्ट रहते हैं। जी। बहुत छोटा कार से जी। लेके बहुत बड़े कार तक सेफ्टी मेजर्स कैसा है। अगर इस तरीके से आके कोई हिट करेंगे तो कैसे बचना है। जी। और उसमें ऑक्सीजन कब निकालना है या उसमें वो एयर बैलून्स जो एयर रहते हैं बैलेंस। वो जी कब सर। निकालना जी। है। उसका व्हील बेस देखता है व्हील क्योंकि बेस देखते हैं। टर्निंग पे हाँ। अगर आप ज़्यादा टर्निंग स्पीड पे से जी। है तो जी। पलट पलट जाएँगे। जाएंगे। जी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें देख के बोलते हैं। जी। और एक चीज़ है, इस टेस्टिंग का इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे मूवीज़ आप देखे होंगे, एक जी। हॉरर मूवी आया है, जी। तेलुगु मूवी। जी। उस तेलुगु मूवी का डायरेक्टर ने ये सवाल दिया है, अगर कोई मेरा मूवी को थिएटर में एक बैठ के देखना है, 12 बजे, अकेले। अकेले, अकेले। कोई देख नहीं पाया, क्योंकि उस मूवी बहुत हॉरर है। जी। इसको कैसा पता चला? उसको टेस्ट किया है। टेस्ट किया। अगर एक बैठ के देखेंगे, उस आवाज़ सुनेंगे, वो उसी थिएटर में मर जाएँगे। मर तो अगर वो बाहर टेस्टिंग की है। की है इसीलिए वो चैलेंज तब वो ले रहे चैलेंज हैं। राइट। जी। तो हम सब लोग बहुत सारे लोग क्रिटिक्स बोलते हैं कि आपका फ़िल्म ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन जो डायरेक्टर्स रहते हैं सर वो उनका सब सारा सोच इतना क्रिएटिविटी, जी। इतना टेस्ट करके लाते हैं।
तो इतना प्रोसेस होने के बाद मार्केट में वो चीज़ आते हैं। तो हम हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये रिस्पेक्ट कहाँ पे मिलता है, ये जो टेस्ट स्टेज हम समझते हैं, जब मिलता है। बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसी से हम इवैल्यूएट कर पाते हैं किसी Clear. चीज़ की कितनी इंटेंसिटी है और कैसे और कहाँ तक, किस लेवल तक हम उसे यूज़ कर पाएँगे। और जैसे हम जब डिज़ाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम किस लेवल तक सॉल्व हो पाएगी। तो ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस हिसाब से, टेस्टिंग, जो टेस्टिंग की और बात आपने तो की। सर इसमें मैं अपने एंड से जितना मैं समझा हूँ, डिजाइन थिंकिंग में शायद एम्पैथी सबसे पहला पार्ट होता है हमारा, जिसमें कि हम लोग वहां पर जाकर के रियल टाइम सिचुएशन में वहां पर जाकर के उस बात को समझते हैं। इसके बाद सर डिफाइन, डिफाइन में उस प्रॉब्लम को वहां पर जाकर खुद के एंड से समझेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पर जाकर समझेंगे और उसके रूट पे जाने की रूट पे कोशिश है जाना ना। है। उसके मतलब ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, हम रूट में देखेंगे और तब हम उसके एक बारे में आइडिया देंगे या जी कि ये ऐसा सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम आएंगी, ये होगा, विचार देंगे। उसको लेके जितने भी आइडियाज़ आए, वो सारे आइडियाज़ हमें स्वीकार करने हैं, स्वीकार मतलब करने। रिजेक्ट तो किसी को करना ही नहीं है। बच्चे के जो आइडियाज आते हैं, इसके बाद था सर आपका प्रोटोटाइप। फिर उस प्रॉब्लम को लेकर के जो भी हमारा एक प्रोटोटाइप बनेगा और उस प्रोटोटाइप को फिर लास्ट में जो भी आपने बताया सर, टेस्टिंग होनी ही चाहिए। जी सर। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे सर, जो स्लाइड पे अभी दिख रहा है आपको। जी सर। जी। एक एग्जांपल है सर, इस जो एमआर स्कैन है, जी। इस एमआर स्कैन में कोई बच्चे खेलते खेलते जाएंगे, नहीं जाएंगे, उसको डर लगता है। जी। वो जाने के लिए विलिंग ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ। जो भी उनका इंजरी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इस डॉक्टर्स का बहुत सारे परेशान होता था कि बच्चे उस पे आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको टेस्ट कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया है, इस पूरा एमआर स्कैन को एक डिज्नी वर्ल्ड जैसा क्रिएट किया है, ताकि बच्चों को लगे ये कुछ अच्छा व्हीकल है। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में तो ओरिजिनल है और राइट में वो डिज्नीलैंड जैसा उसको पूरे रूम को मेकअप किया है। जी तो सर। ये भी डिजाइन थिंकिंग में एक प्रोटोटाइप है। तो इसमें कुछ मिशंस नहीं है, नया बनाया नहीं है, सिर्फ एक आर्ट वर्क यूज करके बच्चों का वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया है। जी सर। तो ऐसे बहुत सारे हैं सर। कुछ अरविंद आई केयर आप देखेंगे तो एक एक दिन में आप बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। जी, जी। ऐसे बहुत सारे लोग, अगर आप आज आजकल का देखेंगे तो एक एक बंदा का बहुत सारा इशू हो रहा है सर। अभी शिफ्ट्स रहते हैं कारपोरेट कंपनी में, जी, तो अभी हमारा भी कभी कभी शिफ्ट्स रहता है। जी। तो कोई पहला शिफ्ट वाला जो जाते हैं, वो कैंटीन में जाके बैठ के खाना खाते हैं। वो खाने के बाद भी वहीं पे बातचीत करते रहते हैं। ये जो सेकंड शिफ्ट वाला जाते हैं, वहां पे जाके वो बैठ के ऑर्डर करने में उनको टाइम खत्म हो जाता है। ऑर्डर करके वो ऑर्डर वापस आने में, ये बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखा है। जहाँ पे हम हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, एक ही ढाबा पे या एक ही होटल पे 10 बसेस आते हैं। मान लीजिए 30 लोग हैं, 300 लोग उतर जाएंगे 10-10 मिनट का फर्क में। ये 300 लोगों का ऑर्डर कब लेंगे, ये 300 जो लास्ट मेंबर है, इनको ऑर्डर कब मिलेगा। तो इसके लिए एक को सुझाव आया है, या एक को सॉल्यूशन आइडिया आया है, जाने से पहले ही हम ऑर्डर करके बैठ सकते हैं क्या। मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, इस टाइम पे मेरे लिए ये टेबल, ये चीज चाहिए। तो ये कितने कारपोरेट कंपनीज का, ये कितने होटल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, हमारा टाइम सेव किया है। हम वहां पे जाते ही हमारा ऑर्डर रेडी रहता है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। इसी उसमें एक हल्की सी बात मेरे दिमाग में आई है कि अगर मेरी गाड़ी पहले चली गई है, तो मेरे लिए भी शायद टाइम फिक्स होना चाहिए कि उस टेबल पर मैं विद इन 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में यूज करके उठ जाऊं। अदरवाइज वो दूसरे के लिए तो फिर करेक्ट। हाँ। वैसे तो सर हमारे उत्तराखंड में तो ये समस्या बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सॉल्व कर ली जा रही है। जैसे मैं अल्मोड़ा से हूँ और फ्रीक्वेंटली मैं यात्रा करती हूँ महीने में एक बार देहरादून से अल्मोड़ा। तो हर बार ये पता चलता है कि अगर मैं उस बस में हूँ जिसमें मैं रोज ट्रैवल करती हूँ, तो वो बस उसी ढाबे पे जाकर रुकती है। जैसे एक संगम रेस्टोरेंट रास्ते में है, तो वो उसी रेस्टोरेंट में जाके रुकती है। और अगर मैं किसी दूसरी बस में जाती हूँ उसी के लिए, तो वो बस किसी दूसरे ढाबे में जाके रुकती है। तो उससे ये पता चलता है कि शायद बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है सबके उसमें, कि कोई कहीं पे जाके रुक रहा है, कोई कहीं पे। तो फिर बहुत अच्छा उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। डिजाइन थिंकिंग कर रहे हैं ना, होटल वाले को पता है ना ड्राइवर को पता है। ये टर्म तो बड़ा ऊंचा टर्म है
और उनको पता ही नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैडम आपने। हर कोई बच्चे भी ऐसे करते हैं, माँ भी ऐसे करती है, गुरुजी भी ऐसे करते हैं, लेकिन उस बात को हम टेक्निकल फील्ड में है हर ये फील्ड में है। जानकर आज बड़ा ही अच्छा यहाँ पर लगा। बहुत अच्छा सा फील हुआ कि हम एक बड़ी मॉडर्न सी चीज को आज डेली लाइफ में करते पढ़ आ रहे रहे हैं, जिसको हम पहले से ही अपनी डेली लाइफ में करते करते आ आ रहे रहे हैं। हैं, जी, हर दिन हर पल। यस, तो एक और एग्जाम्पल है सर। जी, इस एग्जाम्पल है, एक बच्चा पढ़ रहा है। जी, गाय को 4 पैर रहता है, वो सफ़ेद रहते हैं, वो दूध देते हैं। उनके सामने गाय है, उनको पता नहीं है कि ये बच्चा इसके बारे में ही पढ़ रहा है। जी, हाँ, तो ऐसा हो गया है। तो ये कॉन्शियस और मतलब कॉन्शियसली इसको जानना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन इंडियंस के पास से ये एबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा नेचुरली है। नेचुरल, राइट। बातों-बातों में उनको पता ही नहीं चलता है कि बहुत कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। और एक एग्जांपल्स हम देखते हैं सर, स्लाइड पे जो दिख रहा है। जी, तो इस स्लाइड पे जो लेफ्ट साइड में है एक सोलर पैनल। इस ओके, सोलर पैनल का साइज़ कम रहता है, कॉस्ट ज़्यादा रहता है, जो इससे इम्पैक्ट आता है या वो उतना नहीं इनपुट आउटपुट आते हैं वो बहुत कम कम रहता है। रहता है। जी, तो इन बच्चों ने सोच लिया है कि इस सोलर पैनल को हम इम्पैक्टफुल कैसे करें। जी, इस सोलर पैनल के कुछ लीव्स का, पत्तों का कुछ रसायन डाल के, जी, जिस रसायन डालने के बाद वो लाइट ज़्यादा ऑब्जर्व करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट दिया जी, है। ये एक नेशनल प्रोग्राम पे विन हुआ है। हुँ, और राइट साइड में जो था फोटो, एक उस टी-शर्ट पे 40 या 30 आइकॉन्स हैं। अगर ये आइकॉन्स अगर आपका टी-शर्ट्स पे हैं, आप जी, किसी भी देश में जाइए, जी, अगर आप किसी भी राज्य में जाइए, जी, उस राज्य में राज का भाषा आपको अगर आपको पता भी नहीं है, हुँ, तो इस आइकॉन्स दिखा के आप बाहर आ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। इसी के एक प्रोटोटाइप बन रहा है। इस आइकॉन्स को क्या हम आवाज़ दे सकते हैं। और एक प्रोटोटाइप एडवांस आ रहा है, एक टीचर बना रहा है। क्या है, इसको हम लैंग्वेज इंटीग्रेट करेंगे। हम हमारा लैंग्वेज में बोलेंगे, वो उनका लैंग्वेज में लैंग्वेज में ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करेगा। जी, तो ऐसे सर हर चीज़ में, हर जगह पे इनोवेशन, डिज़ाइन थिंकिंग बहुत सारे इस्तेमाल किया जा रहा है सर। हुँ, तो मेरा सबके लिए एक विनती है, इस डिज़ाइन थिंकिंग जो है इसको एक प्रोग्राम जैसा देखिए मत। इस डिज़ाइन थिंकिंग है हमारा जीवन का शैली है, जीने का ढंग है। इसको ऐसे ही देखना है, हर चीज़ में कर रहा है, हर क्षण कर रहा है। हमारा सोच में है, हमारा चलने में, बातों में है, हर जगह है। तो इसको कॉन्शियसली हम थोड़ा एक रूप दिएँगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे एंड से अभी जैसा कि सर ने और शिक्षा विभाग से हमको पता चला है कि इस डिजाइन थिंकिंग जो हमारी सीरीज चलेगी, टेलीविजन सीरीज जो यहाँ पर हम एपिसोड प्रसारित करेंगे, 24 एपिसोड प्रसारित करेंगे सर। तो सभी बच्चों से और गुरुजनों से मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर हम लोग इन पूरे 24 एपिसोड को कंटिन्यूअसली देख पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा एक इनोवेटर के रूप में दिखाई देगा और हमारी जो लाइफ की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करने में सफल हो जाएगा। जी मैडम। मुझे लगता है कि शायद ये जो डिज़ाइन थिंकिंग हमारे यहाँ जो एक नया कंसेप्ट आया है, ये हमारे शिक्षकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है, वो भी हमारे शिक्षकों की ही होने वाली है। तो हमारा निवेदन है हमारे सभी शिक्षक साथियों से कि आप डिज़ाइन थिंकिंग का ये जो स्किल है, इसे अपने बच्चों में डेवलप करने के लिए बहुत-बहुत प्रयास करें, उन्हें अभिप्रेरित करें और उनके जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ का हम सब सम्मान करें और उन आइडियाज़ को गति देने के लिए, एक दिशा देने का निरंतर हम प्रयास करें। तो आज की इस सफल वार्ता के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी नवम फाउंडेशन से आदरणीय श्रवण जी को और हमारे अगले एपिसोड्स में लगातार इस पर विज़निंग होती रहेगी। हम दूसरे टॉपिक्स के साथ आप सबसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।